अंदर से या पार्टी के बाहर से, पार्टी के अंदर से भी कुछ लोगों ने स्वर उठाए विरोध के। लेकिन एक जो खबर आ रही है उसमें कितनी सच्चाई है वो आप ही बताएंगे कि ये कहा जा रहा है कि आपको फोन कर करके अलग अलग संगठनों की तरफ से या अलग अलग व्यक्तियों की तरफ से, जो पॉलिटिकल विरोध है उसके अलावा अलग अलग संगठनों और व्यक्तियों की तरफ से जो है धमकी दी जा रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, ये सबसे पहले तो बता दूं कि उस कविता वो 81 ईस्वी में लिखी गई ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा। एक दलित बहुजन चिंतक थे। मैंने उस कविता को पढ़ने से पूर्व ही कहा कि इसका किसी जाति विशेष से नहीं है। मैंने कहा हुआ ठाकुर मेरे अंदर भी हो सकता है, वो प्रभुत्व का प्रतीक है, वो किसी भी जाति धर्म में हो सकता है। उसके बाद मैंने वो कविता पढ़ी और संदर्भ था महिला आरक्षण बिल में पिछड़ों की इंक्लूजन का। उसके बाद कुछ प्रतिक्रियाएं हुई, हमने अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि संसद के पटल पर मेरे भाषण को, दिए गए भाषण को जो कोई सुन लेगा, पूरा व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं, पूरा भाषण, वो ये बात मानेगा कि इसका किसी जाति विशेष से कोई ताल्लुक नहीं था, प्रभुत्व की के व्याकरण के संदर्भ में था। लेकिन मैं देख रहा हूं उसके बाद लोग अंट शंट टेलीफोन कॉल कर रहे हैं। एक अभी आया, तो इस तरह के कॉल्स में 72 घंटों में देख रहा हूं कि मेरी पार्टी ने लिखा भी, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुल करके सारी बातें सामने रख दी। उसके बाद भी अगर ये विवाद है ना, तो इस विवाद के पीछे कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको दलित बहुजन समाज की चिंता से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनको ये नहीं समझना है कि कविता क्या थी, उसके पूर्व और उसके पश्चात मैंने क्या कहा। अब जाहिर तौर पर अगर समाज की ये स्थिति है तो मैं क्या कहूं। लेकिन सर, जो धमकी मिलने वाले क्या धमकी दे रहे हैं? अब वो इस तरह की अब शब्द गला काट लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता। मेरा समाज बहुत विशाल है, ये देश, इसमें मुझ जैसे लोग अगर एक कविता का पाठ नहीं कर सकते हैं संसद में बाप डिस्क्लेमर दे करके कि इसका कोई जाति विशेष नहीं, ये ठाकुर मेरे अंदर है, ये न्यायालय में है, विश्वविद्यालय में है, ये मैंने शुरू में भी और अंत में भी कहा, लेकिन उसके बावजूद अगर ये है तो मैं समझता हूं जो भी सत्ता शीर्ष के लोग हैं गौर करें कि हमारे समाज में क्या हो रहा है। मान लीजिए आप मेरे साथ कुछ कर बैठा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या इस तरह का संवाद नहीं होना चाहिए? क्या उत्पीड़न के व्याकरण पे बात नहीं होनी चाहिए? बस मैं इतना कह करके इसको रखता हूँ। लेकिन सर, आपको डर नहीं लगता अगर जान से मारने की धमकी मिल रही देखिए, है तो? अत्यंत सुरक्षा में भी लोग दुनिया से चले जाते हैं। अगर मैं सिर्फ ये समझता हूं कि ये मेरे व्यक्तिगत चिंता के का विषय नहीं है। इस देश के लिए क्या ऐसा होगा कि एक कविता पढ़ी जाए पार्लियामेंट में, उसके बाद कोई कहे कि सर काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ये बाकी लोग जो हैं वो इस पर सोचें। जिनेवा कन्वेंशन का भी जिक्र किया है। उनका ये कहना है, जो वीजा सर्विस रोकी गई है, उनका ये कहना है कि लगातार धमकियां मिल रही हैं जो हाई कमिश्नर्स हैं, जो वीजा काउंसलेट हैं, उनके अधिकारियों को, और ये जिनेवा कन्वेंशन के तहत है कि उस देश को सुरक्षा मुहैया करानी। उनका ये कहना है कि हमारे देश में विरोध है, लेकिन हमारे देश में इस तरह की स्थिति नहीं है जैसी कनाडा में। क्या नहीं, हमने एक लंबी लकीर खींची, हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ जस्टिन ट्रूडो किस रास्ते चल रहे हैं स्पष्ट नहीं। एक जो ऐतिहासिक रिश्ता रहा उसकी संवेदना को भी समझ नहीं पा रहे। इस आंदोलन में हमने अपने प्रधानमंत्री खोए, इस आंदोलन की वजह से हजारों जानें गई है, बड़ी मुश्किल से मलहम लगा और हम आगे बढ़े। और वहां के अंदर, वहां के धरती का उपयोग करके जो हो रहा है, मैं समझता हूं संदर्भ में जयशंकर जी ने साफ तौर पर जो प्रतिक्रिया दी है, पूरा देश है। जयशंकर जी ने भारत और अमेरिका के उन रिश्तों का हवाला दिया है जो किस तरह से भारत का स्टैंड रहा है, और उन्होंने ये साफ किया कि भारत वेस्ट की कंट्री नहीं है लेकिन एंटी वेस्ट नहीं है। क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि भारत का जो एक अब तक का 70-75 वर्षों में हमने मिजाज विकसित किया है ना, वो वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर हुआ है। उसमें कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है, लेकिन हमारी मौलिक मान्यताएं, अगर हमारे देश में भी कोई दिक्कत होती है तो डेमोक्रेटिकली हम उसको सेटल करते हैं। मतलब उसमें अगर कोई दूसरा हमारी लड़ाई बताए ना, स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर होता है। हम एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, वैचारिक रूप से हम अलग हैं, अलग ब्लूप्रिंट है हमारा, लेकिन अगर कोई इस प्रकार की जुबान बोले तो जाहिर है भारत के मिजाज के गले नहीं उतरता। सर, एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा, कावेरी जल विवाद, जिसको लेकर के कोर्ट में भी मामला चला, और
कोर्ट से भी ये मामला पूरी तरह से हल नहीं हो पाया। दोनों राज्य अपने अपने पक्ष में कायम है और अब तमिलनाडु ये आरोप लगा रहा है कि कर्नाटक की तरफ से कावेरी का पानी जो है बहुत ही डिस्ट्रेस मैनर में छोड़ा जा रहा है। क्या कहना है? देखिए, मेरा सीधे तौर पर कहना है कि इस पर संसद में भी कई दफा बात हुई है। ये बहुत ही अति संवेदनशील मामला है। पानी सरहद नहीं जानती है, लेकिन दोनों राज्य की अपनी अपनी आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि इसमें एक ऐसी मैकेनिज्म विकसित किया जाए जिसमें जो भी अवेलेबल रिसोर्स है उसमें कैसे संजीदगी के साथ लोगों के बीच में, दोनों राज्यों के बीच में बंटवारा हो। बड़ी संजीदगी की जरूरत है, नहीं तो क्या होता है कि पॉलिटिकल पोस्चरिंग में असल मुद्दे गौन हो जाते हैं, लोग अपनी अपनी राजनीति चमकाने लगते हैं। ये नहीं होना चाहिए। दोनों जगह को पानी की जरूरत है। कोई निरपेक्ष बॉडी, निष्पक्ष बॉडी इसमें इंटरवीन करे। सर, लोकसभा के चुनाव होने में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक बयान है। उन्होंने कहा है कि अगला जो लोकसभा इलेक्शन होगा उसमें उन्होंने डिसाइड किया है कि वो ना तो अपने बैनर लगाएंगे, ना ही पोस्टर लगाएंगे, ना ही अपने वोटर्स के लिए टी ऑफर करेंगे कि आइए चाय पीजिए। उनका ये कहना है कि जिनको वोट देना है वो वोट देगा, जिसको नहीं देना है नहीं देगा। उनका ये भी कहना है कि ना तो मैंने कभी घूस लिया, ना ही किसी को अलाउ करूंगा कि वो मेरे नाम पर घूस ले। मैं तो सीधे तौर पे कहता हूं, जो नितिन गडकरी साहब अपने क्षेत्र के लिए बोल रहे हैं, भाजपा के लिए वो नजीर होनी चाहिए। पूरी भाजपा करे। क्यों करोड़ों का मंच प्रधानमंत्री के लिए बने? क्यों करोड़ों खर्च हो? कितना बड़ा फासला है विपक्ष के दलों में और भाजपा में। आप देख लीजिए, फंडिंग का पैटर्न देख लीजिए। तो जाहिर है कि उनकी बात भाजपा शीर्ष नेतृत्व के कानों तक पहुंचे और वो भी इसी प्रकार सादगी से परिपूर्ण चुनाव के लिए तैयार हो तो मजा आएगा। सर, एक मुद्दा की सरकार जब आई है तब नहीं, तृणमूल की कांग्रेस के पहले भी जो हिंसा का दौर रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नेता मीनाक्षी लेखी, उनका ये कहना है कि ममता बनर्जी ने बंगाल की जो धरती थी, माँ माटी और मानुष, जो कि बहुत पवित्र धरती थी, उसको उन्होंने बम, बुलेट और इनजस्टिस में तब्दील कर दिया है। ये अत्यंत अतिरेक की भाषा है। मणिपुर पे नहीं बोल रही। जल रहा है मेरा मणिपुर, इस देश का हिस्सा। नागरिक परेशान है, प्रतिदिन मौत हो रही है। बीजेपी के अपने लोग चिट्ठियां लिख रहे हैं, वहां बम बुलेट नहीं दिख रहा है मीनाक्षी लेखी। वहां भी देखना चाहिए ना आपको। आप तो देश की विदेश मंत्री भी। तो जाहिर तौर पर बंगाल को लेकर के आप चाहते हैं कि डेमोनाइज करें टीएमसी को और बंगाल की धरती को। मणिपुर संभाल लीजिए, बंगाल संभाल रहा है। सर, जो सुखपाल सिंह लाइन्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि ये एक अलग पैटर्न है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, जो एक मोहब्बत की दुकान है जो कि नफरत की दुकान में तब्दील हुई है। ये इन दोनों पार्टियों की नहीं, दुकान तो मोहब्बत की ही है। नफरत की दुकान तो उनको मुबारक जो नफरत का व्यापार करते हैं, नफरत की फसल लगाते हैं। हम तो सीधे तौर पर कहते हैं कि इस प्रकार की चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि वेंडेटा पॉलिटिक्स से ना पॉलिटिक्स का कैरेक्टर खराब होता है। अब मोदी जी, अमित शाह जी ने शुरू किया, कई राज्यों ने यह सीख लिया। मैं समझता हूं कि इस सीख से बचना चाहिए, तभी राजनीति बेहतर होगी। सर, जो एक देश और एक, उस पैनल के अध्यक्ष ने जो बात कही है कि अभी इसमें और भी समय लेने की जरूरत है, बहुत सारी चीजें अभी उस पर गौर करना है। क्या कहना है सर आप? देखिए, ये एक जुमला की तरफ फेंका गया। मैं बार बार कहता हूं कि 67 से पूर्व तो एक देश एक चुनाव ही होता था। फिर क्यों हुआ? कहीं सरकार अस्थिर हो गई, कहीं मैंडेट साफ नहीं मिला। क्या गारंटी है कि एक देश एक चुनाव होगा तो आप क्या हासिल कर लेंगे? मान लीजिए कहीं कोई मैंडेट नहीं आया, क्या करेंगे? 4 साल उसको राष्ट्रपति शासन में रखेंगे, सीधे अपने नियंत्रण में। ये कौन सा एक देश एक चुनाव है? मैं समझता हूं ये संघीय व्यवस्था के चरित्र के खिलाफ है और लोकतंत्र की भावनाओं के खिलाफ है। सर, लॉ कमीशन ने बदलाव करने के पक्ष में नहीं है, तो लॉ कमीशन क्या कहना है सर आपका? देखिए, पॉक्सो एक्ट में को लेकर के लॉ कमीशन की जो चिंता है ना, उस पर सदन में भी एक बार बहस होनी चाहिए। कई सारे मसले हैं उस पर, और उस पर चर्चा के बगैर मैं समझता हूँ सिर्फ लॉ कमीशन के लिमिटेड ऑडियंस को ना ला करके वहां पर चर्चा हो और विशद हो। सर, महिला आरक्षण बिल उसे है, लेकिन पी चिदम्बरम साहब का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये तो बिल्कुल कोई टाइम ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है कि कब से लागू। देखिए, मैं सीधी सी बात कहता हूँ, कोई बिल जब एक्ट बनता है महामहिम के हस्ताक्षर के बाद, तो उसमें रहता है विथ इफेक्ट फ्रॉम। विथ इफेक्ट फ्रॉम, इसमें क्या लिखेंगे? विथ इफेक्ट फ्रॉम 24 ना 29 दिखता नहीं है, 34 अच्छा कर पाएंगे, 39
मैं समझता हूं ये एक ऐसी विडंबना है, ऐसी विसंगति है जिससे बचा जा सकता था। ठोक ठठा करके एक ऐसा बिल लाना था जिसमें उस व्यापक बहुजन आबादी को जिसको आपने खारिज किया उसका भी इंक्लूजन होता और 24 के लिए कर देते। वो संभव था, आपने वो रास्ता नहीं अख्तियार किया। सर एक आखिरी सवाल है, के लिए घूस लिया जाता है, तमिल एक्टर ने लगाए थे आरोप। आईएनबी मिनिस्ट्री ने एक इंक्वायरी कमेटी गठित की है, लेकिन जो ये आरोप है इसके पहलुओं को अगर देखें तो कई सारे फिल्मकारों के बयान भी आए हैं कि ऐसा होता रहे। कि आपका क्या मानना है? मैं तो सीधे तौर पर कहता हूं कि जहां कहीं एक ऐसी संस्था जिसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, उस पर अगर आरोप निराधार भी हो तब भी संज्ञान लेकर के अनुसंधान होना चाहिए, क्योंकि ये आपके अंदर चिंता उत्पन्न करता है कि क्या फिल्मों को ये सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट मनी के लेन देन के बेसिस पे होता। अगर ये है तो एक ऐसी संस्था जिसने न जाने कितने अच्छे कार्य किए हैं उसको धूमिल हो जाएगी वो। सर एक आखिरी सवाल है सर, ये एक बार फिर स्कॉटलैंड ग्लासगो में एक गुरुद्वारे में इंडियन हाई कमिश्नर को जाने से रोका गया। वहां पर वो गुरुद्वारे की कमेटी के साथ मीटिंग करने जा रहे थे, लेकिन कुछ सिख संगठनों के द्वारा उनको रोका गया और साफ तौर पे कहा गया कि यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हम आपका कभी भी वेलकम नहीं करेंगे। ये इस तरह की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है। वहां की सरकार को फौरन इसका संज्ञान लेना चाहिए। किसी भी जगह की धरती का इस्तेमाल अगर इस तरह की कार्यशैली के लिए तो वो काबिल बर्दाश्त नहीं है, वो स्वीकार्य नहीं होगा हिंदुस्तान की हुकूमत को, हिंदुस्तान के लोगों को।